अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर। पियाजे के अनुसार पूर्व संचालनीय अवस्था के बच्चे ए में कहा गया है कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन में सक्षम होते हैं। बी कह रहा है ईगोसेंट्रिक एंड यूज सिंबल्स, आत्म केंद्रित होते हैं और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। सी कह रहा है लॉजिकल थिंकर्स, तार्किक विचारक होते हैं। डी कह रहा है इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, स्वतंत्र समस्या हलकर्ता होते हैं। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? जिक्र जी 1 का आपने ए कमेंट किया है, बाकी सब भी बताएंगे। अजय कुमार जी का ए आ चुका है। तो प्री ऑपरेशनल की यहां पर बात हो रही है, तो एक बार हम जीन पियाजे की सारी स्टेजेस देख लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले होती है आपकी सेंसरी, दूसरी होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, थर्ड होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट स्टेज आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी आपकी कब से कब, किस आयु से लेकर किस आयु तक देखी जाती है? यह आपकी 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल आपकी कब से कब तक होती है? यह होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। कंक्रीट ऑपरेशनल आपकी 7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी 11 से 15 वर्ष देखी जाती है। तो आपसे यहां पर प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। मुस्कान प्रवीण जी वेरी गुड इवनिंग। अजय कुमार जी 2 से 7 जी। जिक्रा प्रवीण जी 2 से 7, 7 से 11 जी। बिल्कुल आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है जी। 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 जी। बिल्कुल आप सभी सही हो जाते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर। क्या वह अमूर्त चिंतन में सक्षम हो जाते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तार्किक विचारक होते हैं, या फिर स्वतंत्र समस्या हलकर्ता होते हैं? तो इसका आंसर केवल जिक्रा जी ने भी किया है। अजय कुमार जी का ए आ चुका है। तो पियाजे के अनुसार पूर्व संचालनीय अवस्था जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष हो जाती है, और साथ ही इसमें आप अहं केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिक बिहेवियर बच्चा करता है। तो ए कह रहा है कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जी नहीं। बी कह रहा है ईगोसेंट्रिक एंड यूज सिंबल, बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया इस स्टेज के अंदर बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, तो ईगोसेंट्रिक एंड यूज सिंबल, आत्म केंद्रित बच्चे होते हैं और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ये आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है। तो ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। जिक्रा प्रवीण जी, अजय कुमार जी, ए नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से चेक करेंगे। क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चों को अन्य व्यक्ति को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उन्हें प्रतीकों का उपयोग भी वह करने लगते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम
आ चुके हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाएगा, वो सॉरी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो वाइगोस्की एम्फसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन लर्निंग। वाइगोस्की ने अधिगम में डैश की भूमिका का पर बल दिया है। ए कह रहा है री इन्फोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। बी कह रहा है लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन, भाषा एवं सामाजिक संपर्क। सी कह रहा है मैच्यूरेशन, परिपक्वता। डी कह रहा है कंडीशनिंग, अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। अजय कुमार जी ने कमेंट किया है बी। तो जैसे कि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि वाइगोत्स्की आपकी किसकी बात करते हैं, ये आपकी एचसीएल यानी अजय जी बी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी का बी आ चुका, मुस्कान प्रवीण जी ए। तो वाइगोत्स्की आपके किस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, ये आपके समाज और भाषा पर अधिक जोर देते हैं। समाज और भाषा की ये बात करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया वाइगोत्स्की ने अधिगम में डैश की भूमिका पर बल दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया वाइगोत्स्की समाज और भाषा के बारे में बात करते हैं, तो रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, मैच्योरेशन भी नहीं होगा और कंडीशनिंग भी नहीं होगा। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भाषा एवं सामाजिक संपर्क। तो ए वाले सभी रॉन्ग हो जाते हैं, बी वाले सभी राइट हो जाते हैं। बिल्कुल अजय कुमार जी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी बी हो जाएगा। मुस्कान प्रवीण जी ए नहीं होगा, बी होगा। जिक्रा जी बी, हाँ बिल्कुल आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो बी वाले सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए कह रहा है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, विकास निरंतर होता है। बी कह रहा है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। सी कह रहा है डेवलपमेंट फॉलोज डिफरेंट पैटर्न्स इन ऑल इंडिविजुअल्स, विकास सभी में समान होता है। डी कह रहा है डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, विकास परस्पर संबंधित होता है। तो बताएंगे क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय जी सी आ चुका है, जिक्रा जी का भी सी आ चुका है, मुस्कान प्रवीण जी सी। तो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल आपका निरंतर चलता है, जो कि वर्म टू टॉम देखा जाता है। वर्म टू टॉम यानी जन्म से मृत्यु तक, या फिर आप कब्र भी बोल सकते हैं। बी कह रहा है डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल आपका सामान्य से विशेष की ओर ये बढ़ता है। सी कह रहा है डेवलपमेंट फॉलोज डिफरेंट पैटर्न इन ऑल इंडिविजुअल्स। तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपकी गलत होती दिख रही है, क्योंकि एक समान सभी में नहीं होता है, अलग अलग स्टेजेस पर हर किसी व्यक्ति में बदलाव होता है। तो डेवलपमेंट भी अलग अलग हो जाता है। और डी कह रहा है विकास परस्पर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल जो कि आपका हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का आपका मिश्रण कहा जाता है। हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट का मिश्रण होता है आपका वातावरण। तो
इसमें आपसे गलत पूछा गया नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है, बाकी सब आपके सही हो जाएंगे क्योंकि आपसे पूछा ही गलत गया है। तो सी वाले सभी सही हो जाएंगे। अजय कुमार जी, जिक्रा प्रवीण जी, मुस्कान प्रवीण जी, जीपीएस कोटवा जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रमुख अभिकर्ता है। तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की आपसे क्वेश्चन में बात की जा रही है। तो ए में कहा गया है फैमिली यानी परिवार, बी में कहा गया स्कूल यानी विद्यालय, सी में कहा गया मीडिया और डी में कहा पीयर ग्रुप यानी समान आयु समूह। सर जी आपका नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ अंकित। मेहंदी हसन जी का ए आ चुका है। मेहंदी हसन जी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। अजय कुमार जी का बी आ चुका है। तो बी आ चुका है सभी का। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रमुख अभिकर्ता यानी प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ए कह रहा परिवार, तो बिल्कुल आपका प्राइमरी के अंदर आ जाता है। तो आपसे पूछा ही प्राइमरी गया तो ए राइट हो जाएगा। बताएंगे स्कूल कौन सी आपकी कैटेगरी में आएगा, यानी किस एजेंसी में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर थर्ड, बताएंगे किस में आएगा। आपको इन तीनों को बताना, ये आपकी तीनों कैटेगरी किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। शबाना बानो जी ए आ चुका है, वसीम असफार जी ए, जिक्रा जी ए, जिक्रा प्रवीण सेकंड जी, बिल्कुल सेकंड में हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़िए क्वेश्चन को। एन के साहू ए विल बी राइट, जी बिल्कुल ए विल बी राइट हो जाएगा। अजय कुमार सेकंड में, बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन एरिक्सन थ्योरी द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू। एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता अवस्था किससे संबंधित है। ए कह रहा फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, बी कह रहा है टीचर्स प्लानिंग, शिक्षक की योजना, सी कह रहा है स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, छात्र की पृष्ठभूमि, डी कह रहा है स्कूल एनवायरनमेंट, विद्यालय का वातावरण। तो यहां पे आपसे इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियोरिटी की बात की जा रही है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो बताएंगे। ए होगा सर मुस्कान जी ए, वसीम असफर जी ए,
तो सबसे पहले बात करते हैं एनके साहू, एरिक्सन मनोसामाजिक में बी सो ए, अजय कुमार जी ए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरिक्सन का जो सिद्धांत है उसके बारे में आप क्या देखते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत, तो एरिक्सन का जो सिद्धांत है वह आपका उद्योग बनाम हीनता के बारे में दिया गया है, और यह आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 6 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए होता है, और जो कि आपका 6 से 11 वर्ष की आयु के दौरान होता है। और इस अवस्था में बच्चे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता अवस्था किससे संबंधित है। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि इसमें बच्चे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, तो क्षमताओं का प्रदर्शन आप बेसिकली कहां पर करेंगे, तो यह आप एज ए स्टूडेंट आप स्कूल के अंदर ही अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। तो क्या आप शारीरिक और मानसिक प्रयोक्ता, बिल्कुल नहीं। टीचर्स की प्लानिंग होगी, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट बैकग्राउंड, छात्र की पृष्ठभूमि भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहां पर बात हो रही है विद्यालय का वातावरण, स्कूल का माहौल, यानी डी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आपकी सर 5 का ए बाद में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा। ए वाले आप सभी का आंसर रॉन्ग हो जाता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आप जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा ना करें। क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही उसका आंसर करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा, ए नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट द प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। कोलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर नैतिक चिंतन आधारित होता है। ए कह रहा है सोशल अप्रूवल यानी सामाजिक स्वीकृति पर, बी कह रहा है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट यानी आज्ञा पालन व दंड पर, सी कह रहा है यूनिवर्सल एथिक्स यानी सार्वभौमिक नैतिकता पर, और डी में कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध पर। तो किस चीज की बात यहां पर हो रही है, जीपीएस कोटोवर नारायणपुर जी का बी आ चुका है, शबाना बानो जी बी, वसीम असफार जी बी, बाकी सब भी अपना अपना आंसर बताएंगे। उस सेशन में जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोलबर्ग के आपके कितने लेवल उन्होंने बताए हैं,
तो उन्होंने 6 लेवल बताए हैं। अजय कुमार जी 6 का सी आ चुका है। तो सामाजिक स्वीकृति आपकी किस स्टेज में देखी जाती है? ये आपकी लेवल नंबर 2 में देखी जाती है, जो आपका पारंपरिक स्तर आप बोलते हैं। बी कह रहा है आज्ञा पालन व दंड पर, तो ये आपका किस स्टेज के अंदर आता है? तो ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर पर यह बात करता है, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो आपसे पूछा गया है कोलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर नैतिक चिंतन आधारित होता है, तो यह आपका ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पर बेस्ड होता है। सी नहीं होगा, बी हो जाएगा। जीपीएस कोटवा जी, शबाना बानो जी, वसीम असफार जी, बी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अजय जी, मुस्कान प्रवीण जी, एक बार क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ेंगे तो सी नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर करेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग इज एम्फेसाइज्ड इन, करके सीखना किसमें प्रमुखता से बल दिया गया? ए कह रहा बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, बी कह रहा कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, सी कह रहा क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन, डी कह रहा नेटिविज्म जन्मजातवाद। तो लर्निंग बाय डूइंग आपका किसके अंदर आता है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 7 का सभी का बी आंसर किया है सभी ने। जिक्रा जी का 7 का बी आ चुका है। मुस्कान प्रवीण जी, वसीम असफार जी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी, 7 का बी कराया सभी ने कमेंट। तो करके सीखना आपका बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद को बढ़ावा देता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी अ पोइट शोज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कवि किस प्रकार की बुद्धि दर्शाता है? ए कह रहा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतात्मक बुद्धि, बी कह रहा है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषाई बुद्धि, सी कह रहा है लॉजिकल इंटेलिजेंस तार्किक बुद्धि, डी कह रहा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पारस्परिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। 8 का बी आ चुका है जिक्रा परवीन जी का। देखिए क्लास के अंदर कुछ साथी ऐसे हैं जो हमेशा क्लास के अंदर समय पर आते हैं और क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब सेशन को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देते हैं। इसके कारण ही हम आज आप सभी के लिए इस प्रकार का कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं।
शबाना बानोजी बी, वसीम असफार जी बी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर बी, मुस्कान परवीन जी का बी आ चुका है। तो लगभग सभी ने बी आंसर किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपको इस बारे में दर्शाता है कि जो बुद्धि होती है वह एकल नहीं होती है, बुद्धि जो होती है वह एकल नहीं होती है। तो पूछा गया है कि पोइट यानी कवि, क्या वह संगीतात्मक बुद्धि के अंदर आएगा? जी नहीं। संगीतात्मक बुद्धि के अंदर आपकी संगीत यानी सुर तथा लय से संबंधित आपका कॉग्निशन यानी बुद्धि को माना जाएगा। बी कह रहा है लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि, बिल्कुल लिंग्विस्टिक। तो कवि आपका भाषाई बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि भाषाई बुद्धि के अंदर आपकी लिखित और मौखिक दोनों ही देखने को मिल जाती हैं। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। वसीम असफार जी, शबाना बानो जी, जीपीएस कोटवा जी, मुस्कान परवीन जी, जिक्रा परवीन जी, अजय कुमार जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी साथी सेशन से नए जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। Question number 9. A teacher encourages student to discuss and discover concepts together. This approach is. एक शिक्षक जो है वो छात्रों को चर्चा करने और साथ में अवधारणाएं खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण है। ए कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि। बी कह रहा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण। सी कह रहा है बिहेवियरिस्ट मेथड, व्यवहारवादी विधि। और डी कह रहा है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। 9 का बी आ चुका सभी का। तो क्वेश्चन में क्या गया, एक शिक्षक छात्रों को चर्चा करने और साथ में अवधारणाएं खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह दृष्टिकोण है। तो जब छात्र चर्चा करेगा और अवधारणाएं खोजेगा तो वह चिंतन करेगा तो उसके अंदर ज्ञान निर्माण होगा और साथ ही वह स्वयं से उसका अर्थ का निर्माण करेगा। तो जब अर्थ का निर्माण होगा तो यह किस चीज को दर्शाएगा, तो यह आपके रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाएगा। रचनावादी दृष्टिकोण। तो आपसे पूछा गया है कि किस दृष्टिकोण को दर्शाएगा, तो यह आपके रचनावादी दृष्टिकोण की ओर इशारा कर रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड रॉन्ग हो जाएगा, व्यवहारवादी भी रॉन्ग हो जाएगा और व्याख्यान भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी बी वाले सही हो जाएंगे। अजय कुमार जी, मुस्कान परवीन जी, जीपीएस कोटवा जी, शबाना बानो जी, वसीम असफार जी, जिक्रा परवीन जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। तो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन लाइक रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स इन। पियाजे के अनुसार प्रतिलोपनीयता जैसी मानसिक क्रियाएं विकसित होती है। ए कह रहा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संचालनीय अवस्था। बी कह रहा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संचालनीय अवस्था।
सी कह रहा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संचालनीय अवस्था, और डी कह रहा सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गति अवस्था। नाइन का बी, 10 का बताएंगे, 10 का क्या हो जाएगा, 9 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अजय जी, मुस्कान जी, जिक्रा प्रवीण जी का आ चुका है आंसर 10 का बी। शबाना बानो जी का डी आ चुका है। वसीम असफार जी बी। जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी डी। जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप ब्रैकेट में अपना नाम भी लिखें, जिससे आपका नाम पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो सेंसरी मोटर आपकी 0 से 2 वर्ष होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया। प्री ऑपरेशनल आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। कंक्रीट आपकी 7 से 11 देखी जाती है, और फॉर्मल आपकी 11 से 15 वर्ष देखी जाती है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार प्रतिलोपनीयता यानी एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशनल लाइक रिवर्सिबिलिटी, तो रिवर्सिबिलिटी किस दौरान बच्चे के अंदर विकसित होती है। तो यह आपकी रिवर्सिबिलिटी कब आएगी, यह आएगी आपकी 7 से 11 वर्ष की अवधि में। तो 7 से 11 वर्ष की अवधि आपकी कौन सी होती है, तो यह होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संचालनीय अवस्था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अजय कुमार जी, वसीम असफा जी, शबाना बानो जी आपका गलत है, जिगरा प्रवीण जी आपका सही है, मुस्कान प्रवीण जी आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। जी मुस्कान प्रवीण जी आपका आंसर भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, हु सेड लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इसने कहा कि अधिगम व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ए कह रहा थॉर्नडाइक, बी कह रहा स्किनर, सी कह रहा क्रो एंड क्रो, और डी कह रहा पावलोव। तो हिंदी वाले आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, तो हिंदी में भी आपकी इनकी ट्रांसलेशन सेम ही होगी, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हिंदी के आपका मीनिंग मिसप्रिंट है। मुस्कान प्रवीण जी बी आ चुका है, जिक्रा प्रवीण जी 11 का ए आ चुका है। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर अवश्य डालें, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। शबाना बानो जी का ए आ चुका है, मुस्कान प्रवीण जी का भी ए आ चुका है। देखिए, काफी लोग क्लास के अंदर बाकी सब का आंसर देखकर भी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें। आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस में भी देखा है कि आप खुद से आंसर ना करके जो क्लास में सबसे ज्यादा कमेंट देखे जाते हैं उन्हें देखकर कुछ लोग कमेंट करते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें।
जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी 11 का सी आ चुका है। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सेशन से जुड़े हुए हैं तो इसे सेशन को शेयर और लाइक अवश्य करते रहें। और जो भी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगे। तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो यह बात आपकी किसने कही है? ये आपकी क्रो एंड क्रो ने कही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय कुमार जी बी नहीं होगा, वसीम असफार जी ए नहीं होगा, बी होगा। मुस्कान प्रवीण जी, शबाना बानो जी ए नहीं होगा, बी होगा, तो सॉरी सी होगा, क्योंकि आपकी लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो इसे क्रो एंड क्रो ने प्रतिपादित किया है। ओके जिक्रा प्रवीण जी, नो प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन आपका बेशक गलत हो जाए बट आप खुद से उसका आंसर जब तक नहीं देंगे तब तक आपको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और जब आप खुद से आंसर करेंगे चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो जाए तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि आपने कोशिश करी, और कोशिश करके ही इंसान अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर। जी मुस्कान प्रवीण जी, आप खुद से, मैं आप सभी को यही एडवाइस करता हूं कि आप सभी खुद से आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि काफी लोगों को मैं देखता हूं वह दूसरों को देखकर कि सबसे ज्यादा ट्रेंड कौन से ऑप्शन का जा रहा है तो कुछ लोग उसी को फॉलो कर कर आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा ना करें। देखिए मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं बट आप खुद से आंसर करिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, अधिगम की तत्परता का आशय है। ए कह रहा मैच्योरिटी ऑफ लर्नर, अधिगम कर्ता की परिपक्वता। बी कह रहा क्यूरियोसिटी ओनली, केवल जिज्ञासा। सी कह रहा इंटेलिजेंस बुद्धि, और डी कह रहा मोटिवेशन प्रेरणा। द टर्म रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, अधिगम की तत्परता का आशय है। तो अधिगम की तत्परता यानी आप इसे सीखने की तत्परता भी बोल सकते हैं, सीखने की तत्परता। और ये आपकी किस चीज से जुड़ी हुई होती है? तो यह आपकी शारीरिक, संज्ञानात्मक और साथ ही भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई होती है। और 12 का ए आ चुका है। जिक्रा प्रवीण जी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर 12 का ए, अजय कुमार ए, मुस्कान प्रवीण 12 का सी। तो अधिगम की तत्परता, सीखने की तत्परता आपकी छात्र की स्वयं की मैच्योरिटी से आती है, यानी शिक्षार्थी की मैच्योरिटी से, चाइल्ड मैच्योरिटी। तो यहां पर बात हो रही है मैच्योरिटी ऑफ लर्नर की, अधिगमकर्ता की परिपक्वता। 12 का सी नहीं होगा, 12 का ए हो जाएगा। तो 12 का ए जिक्रा प्रवीण जी ने दिया है, जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी ने दिया है, जय कुमार जी ने दिया, मुस्कान प्रवीण जी। 12 का सी नहीं होगा, ए होगा। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ए वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और क्या हमें चेंजेस करने चाहिए और आप क्या न्यू चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13,
विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज सीन व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स फॉर प्रेज एंड रिवॉर्ड्स। बेहद ही आसान क्वेश्चन, आप इसे चुटकियों में उड़ा देंगे। हमें पूरा भरोसा है आप सभी पर कि आप इसे चंद सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। जब बच्चा प्रशंसा और पुरस्कार के लिए सीखता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है। ए कह रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। बी कह रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा। सी कह रहा है सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा। डी कह रहा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। 13 का बी आ चुका है। तो यहाँ पर बात हो रही है जब बच्चा प्रशंसा और पुरस्कार के लिए सीखता है तो किस प्रकार की प्रेरणा है। तो आपको क्वेश्चन नहीं बता दिया कि बच्चा पुरस्कार के लिए सीख रहा है, तो यानी वह बाह्य प्रेरणा की ओर जा रहा है। बाह्य प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की ओर जा रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्योंकि वो रिवॉर्ड के लिए एफर्ट्स कर रहा है। तो सभी का लगभग बी ही आ चुका है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो आपको सेल्फ से, अंदर से आए, यानी आप स्वयं के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। एक्सट्रिंसिक आपकी, फिर से मैंने आपको बताया, जो आपको बाह्य, यानी जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया कि पुरस्कार के लिए सीखता है बच्चा, तो बी इसका वैसे राइट आंसर हो जाता है। और सेल्फ तो आपको पता ही है, ये खुद के लिए होता है। सेल्फ मोटिवेशन खुद को मोटिवेट रखने के लिए। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आपकी कब यूज की जाती है कि जब आप किसी नकारात्मक स्थिति में होते हैं, तब आपको ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दी जाती है, जो कि आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो 13 का बी आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। जिक्रा परवीन जी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी, मुस्कान परवीन जी, अजय कुमार जी, आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। तो बी वाले सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन आकृतिक मूल्यांकन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए कह रहा है शिक्षण के बाद किया जाता है, कंडक्टेड आफ्टर इंस्ट्रक्शन। बी कह रहा है कंडक्टिंग ड्यूरिंग टीचिंग टू इंप्रूव लर्निंग, शिक्षण के दौरान सुधार किया जाता है। सी कह रहा है कंडक्टिंग वंस अ ईयर, वर्ष में एक बार किया जाता है। डी कह रहा है यूज फॉर ग्रेडिंग, ग्रेड देने हेतु किया जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात आपसे यहां पर की जा रही है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उम्मीद करते हैं आप चुटकियों में उड़ा देंगे। फोर्टीन का बी आ चुका है। जिक्रा प्रवीण जी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी, गुड जी, धन्यवाद आपका। मुस्कान प्रवीण जी का बी आ चुका है। थैंक यू सो मच जिक्रा प्रवीण जी। अजय कुमार जी का 14 का सी आ चुका है। तो शिक्षण के बाद जो आपका किया जाता है इसे आप क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट, जैसे कि आप ऐसे के नाम से जानते हैं। और जो शिक्षण के दौरान सुधार हेतु किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। बी राइट, 14 का सी। तो लगभग सभी का सी आ चुका है। बी राइट, 14 का सी।
तो जो वर्ष में आपका एक बार किया जाता है इसे क्या कहते हैं, आप इसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, और ग्रेड देने के लिए भी आपका समेटिव असेसमेंट यूज होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका किस लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका यूज किया जाता है शिक्षण के दौरान सुधार हेतु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं जी, बिल्कुल बी हो जाएगा। अजय कुमार जी, मुस्कान प्रवीण जी, जिक्रा प्रवीण जी, 14 का बी राइट हो जाएगा। जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी, सी नहीं होगा, बी होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ट्रायल एंड एरर थियरी वाज गिवन बाय, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था। ए कह रहा है पावलोव, बी कह रहा थॉर्नडाइक, सी कह रहा है स्किनर और डी कह रहा है ब्रूनर। तो किसने आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। तो कल की क्लास में शायद मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे अगर आपने कल की क्लास पूरी देखी है। फिफ्टीन का बी, सभी का लगभग बी आ चुका है, बाकी सब भी अपना अपना उत्तर बताएंगे। तो ट्रायल एंड एरर थियरी ये आपकी किसने दी है, तो ये आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, जो कि आपके एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। खुशबू चौहान जी, बी राइट हो जाएगा आपका। मुस्कान प्रवीण जी, जिक्रा प्रवीण जी, जीपीएस कोटवा नारायणपुर जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो जो भी साथी चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जिसमें आपको सफेद पट्टी दिख रही होगी, इस पर आप क्लिक कर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे कंजर्वेशन मीन्स, पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ है। जिक्रा प्रवीण जी 1513 राइट जी, बिल्कुल। ए कह रहा है जानकारी को याद कर रखना, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन। बी कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी रिमेन सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप, यह समझना है कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। सी कह रहा है रिकॉलिंग पास्ट इवेंट्स, अतीत की घटनाओं को स्मरण करना। डी कह रहा है लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, प्रयास त्रुटि से सीखना। 16 का बी। अजय जी का 16 का सी आ चुका है। तो इसमें बात हो रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप। तो यह समझना है कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। जैसे कि आप देखते हैं कि द्रव्यमान और आयतन
और ये मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, आपकी संख्या मान लीजिए एक है तो एक ही रहेगी, और उसका आप स्वरूप बदल देंगे तो वह सेम ही रहेगी, दैट रिमेन सेम। तो आपसे इसी चीज के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। खुशबू चौहान जी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुस्कान प्रवीण जी, जिग्रा प्रवीण जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। अजय कुमार जी सी नहीं होगा, बी होगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक गिलास है और इसके अंदर आपका कुछ पानी दिया गया है, ये पानी है। तो अगर आप इसे एक बीकर के अंदर या फिर एक बड़े चीज के अंदर रखते हैं तो इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, बट इसकी जो शेप है वह चेंज हो जाएगी। तो जब आप इसे यहां पर पानी डालेंगे तो ये आपका पानी मान लीजिए 1 ml है या फिर मान लीजिए 10 ml है, तो यहां पर भी पानी की मात्रा 10 ml ही रहेगी। बट यहां पर आप देखेंगे ये इसकी शेप चेंज हो गई है और यहां पर शेप कुछ और है। तो मेन चीज है, कंजर्वेशन सिखाने का सबसे अच्छा तरीका आपको इस डायग्राम के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट वॉज गिवन बाय, अंतर्दृष्टि से अधिगम की अवधारणा किसने दी? ए कह रहा थॉर्नडाइक, बी कह रहा है कॉलर, सी कह रहा पावलोव और डी कह रहा है स्किनर। तो अंतर्दृष्टि की अवधारणा लर्निंग बाय इनसाइट किसने दी है? खुशबू चौहान जी का बी आ चुका है। तो अंतर्दृष्टि से अधिगम यानी लर्निंग बाय इनसाइट यह आपकी दी है वॉल्फगैंग कोहलर ने, जो कि आपके एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। तो आपसे पूछा गया लर्निंग बाय इनसाइट वाज गिवन बाय, तो ये आपके कोहलर हो जाएंगे। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। खुशबू चौहान जी, जिक्रा प्रवीण जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। मुस्कान प्रवीण जी, आपका भी आंसर एकदम करेक्ट है जी। खुशबू चौहान जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ चुके हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन को। तो ए कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू बंडूरा मॉडल प्लेज अ की रोल इन लर्निंग बिकॉज, बंडूरा के अनुसार मॉडल अधिगम में मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि। ए कह रहा है दे प्रोवाइड पनिशमेंट, वे दंड प्रदान करते हैं। बी कह रहा है दे प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम इमिटेशन, वे अनुकरण के लिए अनुभव प्रदान करते हैं। सी कह रहा है दे एक्सप्लेन रीइंफोर्समेंट, वे सुदृढ़ीकरण समझाते हैं। और डी कह रहा है दे रिड्यूस क्यूरियोसिटी, वे जिज्ञासा घटाते हैं। जिक्रा प्रवीण जी का 18 का बी आ चुका है। तो बंडूरा के अनुसार मॉडल अधिगम में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इनके अनुसार व्यक्ति जो है, व्यक्ति एक दूसरे को देखकर ही सीखता है, एक दूसरे को देखकर सीखता है। यानी इमिटेशन करता है।
वह अनुकरण करता है। तो क्या वह दंड प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वे सुदृढ़ीकरण इन्फोर्समेंट प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वे जिज्ञासा घटाते हैं? जिज्ञासा घटाते नहीं, वे बढ़ाते हैं। तो वह बात करते हैं दे प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम इमिटेशन, वे अनुकरण के लिए अनुभव प्रदान करते हैं। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। जिक्रा प्रवीण जी, खुशबू चौहान जी, मुस्कान प्रवीण जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। मुस्कान प्रवीण जी 18 का ए नहीं होगा, बी होगा। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज की सेशन का। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? ए कह रहा है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बी कह रहा है डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, विकास क्रमिक होता है। सी कह रहा है डेवलपमेंट स्टॉप एट एडल्टहुड, विकास वयस्कता पर रुक जाता है। और डी कह रहा है डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड, विकास परस्पर संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जा रहा, मैं फिर से आपसे बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करेंगे। तो ए कह रहा है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट राइट हो जाती है, क्योंकि ये आपकी जन्म से लेकर जन्म से मृत्यु तक ये आपकी चलती है। बी कह रहा है विकास सिक्वेंशियल होता है, तो बिल्कुल ये भी आपकी स्टेटमेंट राइट हो जाती है। सी कह रहा है डेवलपमेंट स्टॉप एट एडल्टहुड, विकास वयस्क पर रुक जाता है, तो बिल्कुल ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट अपने आप में एक लीनियर प्रोसेस है, तो ये लगातार होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर। और डी कह रहा है डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, तो बिल्कुल ये आपकी इंटर रिलेटेड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट दोनों से मिलकर बनता है। तो पूछा आपसे यहाँ पर गलत गया है, तो गलत आपका सी हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टॉप एट एडल्टहुड। तो सी वाले सही हो जाएंगे। 19 का बी नहीं होगा। मुस्कान प्रवीण जी, खुशबू चौहान जी, जिक्रा प्रवीण जी, बी नहीं होगा, सी होगा। आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए। मैं आपसे एक ही चीज रिपीट करता हूं बार बार क्लास में कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आंसर ऑप्ट कर देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। देखिए अभी आप यहाँ पर सेशन के अंदर अपना आंसर कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप सब पेपर में भी क्वेश्चन को रॉन्ग कर आए, तो इसलिए आप अभी से इस चीज की हैबिट फॉर्मेशन कर लीजिए कि आप क्वेश्चन को ध्यान से अगली बार से जरूर पढ़ेंगे। यहां पर तो क्वेश्चन ही आपको खुद ही बता रहा है कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो आप इसे एलिमिनेशन से भी कर देंगे, क्योंकि यहां पर आपकी 3 स्टेटमेंट राइट है और एक स्टेटमेंट गलत है, तो वैसे ही आप इसे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो कोई नहीं, आगे से आप इस चीज का ध्यान अवश्य रखें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर करना है। देखिए एक एक नंबर सीडीपी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 30 में से 30 बेहद आसानी से ला सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने लाई भी हैं। तो द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज दैट, अभ्यास का नियम कहता है कि ए कह रहा प्रैक्टिस सेंस लर्निंग, अभ्यास अधिगम को मजबूत करता है। बी कह रहा प्रैक्टिस इज हार्मफुल, अभ्यास हानिकारक है। सी कह रहा लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रैक्टिस, अधिगम अभ्यास से स्वतंत्र है। और डी कह रहा प्रैक्टिस रिड्यूस मेमोरी, अभ्यास स्मृति घटाता है। बेहद ही आसान प्रश्न, आप इसे बेहद ही चुटकियों में उड़ा पाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि आप अब तक इस क्वेश्चन को उड़ा चुके होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने किया है। ट्वेंटी का ए आ चुका है। तो बात हो रही है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज दैट,
अभ्यास का नियम कहता है कि, तो अभ्यास का नियम आपका किसने प्रतिपादित किया है, यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अभ्यास का नियम किसने आपका दिया है, तो यह आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। तो प्रैक्टिस इज हार्मफुल, अभ्यास हानिकारक है। तो ऐसा तो आज तक आपने कभी ना सुना होगा और ना ही कहीं भी देखा होगा। कभी आपने देखा है कि आप प्रैक्टिस करें और ये आपके लिए हानिकारक हो? जी नहीं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं। तो आप एक चीज को 10 जगह से ना पढ़कर एक